नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शाही शादी हुई है। बता दें कि जयपुर के पैलेस में उनकी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 4 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। फिल्मी सितारे भी इस दौरान शादी में शामिल हुए। बॉलीवुड के सितारे और राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा लगा। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शाही शादी जयपुर के जय महल पैलेस में हुई है और इस शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शाही शादी जयपुर में आयोजित हुई। और चले रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और प्लेन क्रैश हुआ है। अलीगढ़ में ट्रेनी विमान जो है वो क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट की दीवार से ट्रेनी विमान टकरा गया। घटना में प्लेन उड़ा रहा पायलट बाल बाल बचा है। हादसा उस वक्त हुआ जब पायलट ट्रेनिंग ले रहा था। अलीगढ़ में ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर, बाल बाल हालांकि पायलट बचा है। इंडियन फ्लाइंग एकेडमी का एक जहाज PNH पापा नवंबर होकर, जिसमें एक अकेला स्टूडेंट सोलो फ्लाइट कर रहा था, वो जो है लैंडिंग के टाइम बाउंड्री से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्टूडेंट बिल्कुल सेफ है, कोई आग नहीं लगी। अग्रिम कार्रवाई जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कई बैठकें की और साथ ही जनता दर्शन भी लगाया, जहां पर प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और सख्त से जल्द कार्रवाई करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए गए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने इन क्षेत्रों में प्रगति और नए कदमों पर चर्चा की। उधर जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की। इस बार 60 से ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी की बात बड़े ध्यान से सुनी, उनकी परेशानियों को समझा और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार का मकसद है कि यूपी के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान हो। इसके लिए सरकार पहले दिन से पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता ही उनकी शासन व्यवस्था का आधार है। जनता दर्शन में सीएम खुद एक एक फरियादी के पास गए, उनका हालचाल पूछा और उनकी समस्याओं की पूरी डिटेल ली। फरियादियों ने वृद्धावस्था पेंशन, जमीन विवाद, आवास, बिजली कनेक्शन, चिकित्सा सहायता और पुलिस से जुड़ी कई समस्याएं उठाई। सीएम ने हर मामले में प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो। लखनऊ में सीएम योगी का ये जनता दर्शन और विभागीय समीक्षा बैठक यूपी की जन केंद्रित शासन व्यवस्था का शानदार नमूना है। एक तरफ कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रगति, तो दूसरी ओर हर नागरिक की छोटी बड़ी समस्या का समाधान। ये है योगी सरकार की कार्यशैली। यूपी को समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और देखिए, नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 पर एक खास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन था और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 पर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में एक भव्य दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर इस प्रतियोगिता को रवाना किया। इस दौड़ में हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने एक साथ हिस्सा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी इस आयोजन का हिस्सा बने और दौड़ में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को देश के हर कोने में जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार होने वाले चुनावों से न सिर्फ जनता को परेशानी होती है, बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। नोएडा की सड़कों पर जन सैलाब था। बच्चे हों, बेटे बेटियां हों, युवक हों, बुजुर्ग हों, सब एक संकल्प लेकर निकले कि संविधान में संशोधन करके विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होना चाहिए। अब जनता संकल्पबद्ध है, क्योंकि बार बार होने वाला चुनाव विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। लगातार चुनाव के कारण विकास ठप होता है, जन कल्याण बाधित होता है और योजनाएं प्रभावित होती हैं। सारे राजनीतिक दल 5 साल केवल चुनाव की तैयारी के लिए ताल ठोकते रहते हैं। लॉन्ग टर्म की कोई योजनाएं नहीं बनती। चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है। राजनेताओं से लेके सरकारी अधिकारी कर्मचारी तक सदैव चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। विकास का महायज्ञ और जन कल्याण का काम लगातार 5 साल चलता रहे, 4.5 साल। इसलिए जरूरी है कि संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अब जनता इसके लिए कमर कस रही है और नोएडा इसका गवाह है, जहां हजारों लोग सवेरे 6 बजे निकल पड़े दौड़ने कि राजनीतिक दल के नेताओं एक मंच पर आओ और एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाओ। नहीं है, देश अगर आगे बढ़ाना है तो बार बार चुनाव का नाटक खत्म करना पड़ेगा। इस आयोजन में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इनमें राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, नोएडा विधायक पंकज सिंह, गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर और नोएडा भाजपा अध्यक्ष महेश चौहान शामिल थे। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। पूरे देश में इस समय बार बार चुनाव होने को लेकर के जो कई प्रकार की समस्याएं आई है, उसको लेकर के एक मांग उठी है कि देश में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के पूरे देश में पिछले कई महीनों से, जब से जेपीसी बनी है, एक व्यापक रूप से जन अभियान चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि देश में सभी लोगों का इस अभियान को एक जन समर्थन मिल रहा है। उसी अभियान में आज यहाँ नोएडा में यह प्रबुद्ध लोगों का एक समागम है। इस संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि देश की जनता चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। हमारा अभियान यही है कि देश का सुर एक हो, सब मिलकर के वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में आए। ये अभियान उसी के लिए। नोएडा में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में आयोजित इस दौड़ प्रतियोगिता ने एक बार फिर दिखाया कि जनता और नेता एकजुट होकर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये आयोजन न सिर्फ एक खेल आयोजन था, बल्कि एक साथ चुनाव की जरूरतों को रेखांकित करने का एक मजबूत संदेश भी था।
यूपी से ये तस्वीरें बता रही हैं कि नया भारत अब बदलाव के लिए दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं धर्म संसद में हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। डिप्टी सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इस जघन्य आतंकी घटना को अंजाम देने वालों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गोपाल राय और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी को एक मंच पे लाकर के विमर्श खड़ा करना कि कैसे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और किस ढंग से एक एक व्यक्ति को जोड़ करके सभी प्रतिनिधियों को एक मंच पे ला करके एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धर्म संसद में 7 अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सनातन हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कश्मीर तक एक यात्रा आयोजित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। डिप्टी सीएम ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और समाज की एकता के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। उन्होंने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रयासों की सराहना की और समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। लखनऊ में आयोजित ये धर्म संसद न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता का संदेश देती है, बल्कि सनातन धर्म और सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है। यूपी एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, पहलगाम हमले के बाद बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान सामने आया, जिसमें जिस तरह से भारत ने आयात निर्यात पर पाकिस्तान के साथ रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर ये एक बड़ा फैसला है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पाकिस्तान को ले गया है। इस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ। इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं, उनके उकसाए पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है, उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हम पहलगाम के उन आतंकवादियों को और उनके जो आका हैं या उनके संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। और इसका संदेश पूरे विश्व में गया। पूरा विश्व हमारे इस आतंकवाद की घटना में हमारे साथ खड़ा है और सभी प्रधानमंत्री मोदी के उस आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पे विश्व का समर्थन है। सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे अपना एयर स्पेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे अपने तटरक्षक पे उनकी शिप्स आने की बात हो, सभी को रोकने का फैसला लिया है। और
पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आती है, लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की दुस्साहस किया है, चाहे उरी में हुआ हो, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा में हुआ एयर स्ट्राइक, बालाकोट पे हुआ, 300 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है, और सीमा के अंदर घुस करके उस समय भी गीदड़ भभकी दे रहे थे। कभी इमरान देते थे, आज शहबाज शरीफ दे रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको 4 दिन भी उनके पास लड़ने का आयुध नहीं है, और वो एफटीएफ की सूची में आज बेल्ड आउट होना चाहते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने। अगले महीने बैठक है। उनकी अर्थव्यवस्था उनके यहाँ 2 वक्त की सैलरी देने का नहीं की घटना को लेकर के कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा जहां कश्मीरी सड़क पे आकर के उन आतंकवाद की घटना की न निंदा केवल किया हो, बल्कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया। पहली बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर बंद हुआ उन आतंकवाद की घटना को लेकर के, उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को लेकर के। तो आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज लोगों के भावना है, इससे साफ है कि वो आतंकवाद की पहलगाम की घटना देश के पर्यटकों पे नहीं हुई है, वो उन कश्मीरियों पे हमला हुआ जिनकी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा था। जहां जम्मू कश्मीर में रात को 12 बजे तक डल लेक पे टूरिस्ट आ रहे थे, और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर्यटन से ही है, और उनको लगता है कि ये हमला पर्यटकों पे नहीं है, जम्मू कश्मीर के और कश्मीरियों पे है। फिर से उनको चाहते हैं कि वहाँ पर्यटन प्रभावित हो, बच्चों के स्कूल बंद हों, कॉलेज बंद हों, पढ़ाई बंद हो। तो अब साफ है कि जम्मू कश्मीर की एक एक जनता साथ खड़ी है, पूरा विश्व खड़ा है। तो निश्चित तौर से अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओवैसी ने उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बिल लाया गया था सरकार की तरफ से। तो जो काम ओवैसी कर रहे हैं वही काम कांग्रेस के राहुल गांधी भी। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा उन्हीं की पार्टी के लाए गए विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ा था, वो भी असंवैधानिक कार्य था। और आज जब इस वक्त बिल के कानून को उस पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने फाड़ा, वो भी असंवैधानिक है। और मुझे लगता है कि जब एक तरफ आप संविधान की बात करते हो ओवैसी साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रखा है, तो फिर उस पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो उसका इंतजार करिए। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि देश में हम अपनी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।